हमारी एनसीईआरटी सीरीज चल रही है, वहाँ से सारे नोट्स बना रही हूँ। मैंने आपको बताया था, अभी भी मैं बताऊँगी पूरा ना, जो हेनरी फ्योल का सिद्धांत आपको एनसीईआरटी बुक में कहाँ है। और पूरे नोट्स में बना नहीं पाई हूँ, मैं आधे ही बना पाई हूँ, बाकी की मैं एनसीईआरटी बुक से ही आपको पढ़ाऊँगी। और एक और मेरे पास बुक है, वो मैं बता दूँ वो कौन सी है, जहाँ से मैं आपको सारे ये नोट्स है ना प्रोवाइड करा रही हूँ, क्योंकि आज मेरी तबीयत ख़राब थी तो मैंने पूरे नोट्स नहीं बना पाई। एक तो मेरे पास ये है कलाम की नोट्स है ना, ये कलाम के है 2nd ग्रेड, ये देख सकते हो, लोक प्रशासन। दूसरी एनसीईआरटी है, जहाँ से मैं क्या क्या पढ़ाऊँगी वो बता दूँ, और नोट्स कहाँ तक बनाए हैं वो भी बता दूँगी। मैंने यहाँ तक नोट्स बनाए हैं, ये देख सकते हो आप। समन्वय का सिद्धांत है, यहाँ से भी बना दिए, क्योंकि आज तबीयत थोड़ी सही नहीं थी। प्रबंध के सिद्धांत है ना, यहाँ अधिकार और उत्तरदायित्व, यहाँ तक इस 2 पॉइंट हैं, यहाँ तक ही मैंने से नोट्स बनाए हैं। तीसरा अभी आपको बताऊंगी, जो पढ़ाऊंगी वो भी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही पढ़ाऊंगी। सिद्धांत है, आप देख सकते हो, ये एनसीईआरटी 12 क्लास की बुक है, वहाँ से मैंने नोट्स बनाए हैं। इनकी ये बुक लिखी थी मैंने। उसके बाद उसकी जो सिद्धांत है ना, उन्होंने औद्योगिक संस्थाओं की 6 क्रियाएँ बताई थी, तो वो 6 क्रियाओं के भी मैंने नोट्स बना दिए हैं। फ्योल का योगदान था ना, ये 6 क्रियाएँ हैं, इनको अच्छी तरह याद रखना। और प्रबंध के तत्व 5 थे, उन 5 तत्वों का भी मैंने नोट्स बना लिए हैं। नियोजन था और आदेश था, ये सब थे ना, 5 नोट्स थे। समन्वय था और नियंत्रण, ये 5 इनके तत्व थे। अब प्रबंध के सिद्धांत है ना, इनके नोट्स मैंने पूरे नहीं बना पाई मैं, क्योंकि मुझसे अभी इतना बना नहीं है ना, डीपली थे ना, तो मैंने सोचा मैं इनको समझा दूंगी, तो यहाँ तक बना दिए। कार्य का विभाजन पहला ही था ये सिद्धांत। अधिकार एवं उत्तरदायित्व, तो इसका भी बता दिया है। अनुशासन तक अभी नहीं बनाए मैंने, तो ये मैं आपको यहीं से पढ़ाऊँगी, एनसीईआरटी बुक से ही पढ़ाऊँगी। और आदेश की एकता, ये 14 सिद्धांत इन्होंने कहाँ दिया था, 1916 में जो इनकी पुस्तक आई थी ना, कौन सी पुस्तक थी, जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट में इन्होंने अपने 14 सिद्धांत दिए थे, हेनरी फ्योल ने, वो पुस्तक के अंदर दिए थे ना। तो ये पूरी एनसीईआरटी बुक है, आप देख सकते हो। और इससे पहले मैंने आपको सिद्धांत बताया था, देखो, सोल्डरिंग बताया, मानसिक क्रांति, ये जो टेलर का सिद्धांत पूरा पढ़ाया था ना, इससे पहले अगर मेरा वीडियो नहीं देखा हो तो ये नेक्स्ट पार्ट है, दूसरा पार्ट। ये टेलर के कार्यात्मक संगठन का कार्यशाला प्रबंध है ना, ये RS मेन में 10 नंबर का प्रश्न आया था। अगर आपने नहीं लिखा हो तो इसको नोट्स करके याद कर लेना, क्योंकि जब पूरी जो लेसन हो जाएगा ना, तो उसके पार्ट के अंत में जो प्रश्न दिए हुए है ना, वो भी मैं आपको कराऊंगी। टेलर का सिद्धांत ये हमने पढ़े थे, वैज्ञानिक प्रकृति। और यहाँ तक हमने ये भी बताया था आपको पूरे, ये देख सकते हो आप, वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत कौन कौन से थे। अंगूठे का सिद्धांत, सीमित उत्पादन या अधिकार उत्पादन, अधिकतम उत्पादन, ये सब मैंने आपको करवा दिया है। और इनकी पुस्तकें सोल्डरिंग, मानसिक क्रांति, जितना भी था ना, इसकी विशेषताएं प्रबंध की, ये भी करवा लिया। तो आज स्टार्ट करते हैं हेनरी फ्योल का। अब टाइम वेस्ट नहीं करते हम, जहाँ जहाँ मैंने नोट्स बनाए वो तो नोट्स पूरे शेयर कर लूँगी आपके साथ। बाकी जो हेनरी फ्योल के सिद्धांत है ना, वो सिद्धांत एक ये भी याद रख लेना, क्या पता आपकी बार RS मेन में ये भी आ जाए। तो ये लोक प्रशासन है ना, RS मेन असिस्टेंट प्रोफेसर, जिसका लोक प्रशासन सब्जेक्ट है, स्कूल व्याख्याता जिसे 1st ग्रेड कहते हैं, उसका अगर उसके अंदर जिसका भी लोक प्रशासन सब्जेक्ट है उसके अंदर भी आएगा। और 2nd ग्रेड मेन 2nd ग्रेड के अकॉर्डिंग, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही मैं आपको पढ़ा रही हूँ, सारे नोट्स दे रही हूँ। तो यहाँ तक होगा ये कार्य विभाजन। फिर नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे लूथर और गुलिक का सिद्धांत भी पढ़ना है। फिर हेनरी फ्योल का मूल्यांकन है, आलोचना इनकी क्या की थी, प्रबंधों के गुण क्या होने चाहिए, ये सब मैं आज है ना इस बुक से ही पढ़ाऊँगी, इतने नोट्स। फिर उनके महत्वपूर्ण बिंदु है ना, और फिर उनके पाठ के लास्ट में जो प्रश्न दिए हुए हैं, ये सब। तो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं नोट्स बनाए वो बता दूँ आपको। करते हैं प्रशासनिक प्रक्रिया की विचारधारा, जो अब हम चल रहे हैं हेनरी फ्योल की है। इससे पहले हमने टेलर का बता दिया कि क्या क्या हमने पढ़ा था। पूरा टेलर का सिद्धांत भी नहीं देखा हो तो मेरा वीडियो भी देख ले, क्योंकि अभी मैं ना 2nd ग्रेड के अकॉर्डिंग ही चल रही हूँ। और ये सब जितने भी सिद्धांत हैं ना, ये लोक प्रशासन के सिद्धांत चल रहे हैं। अभी संगठन के सिद्धांत हमने नहीं पढ़े। लोक प्रशासन की जो प्रशासन की विचारधारा है ना, उसके अंदर 4 विचारधाराएं मैंने बताई थी पहले ही पार्ट में, जिसे प्राचीन विचारधारा कहते हैं, प्राचीन बंध विचारधारा भी कहते हैं। और फिर मानव संबंध विचारधारा थी, व्यवहारवादी विचारधारा थी, व्यवस्था विचारधारा थी। तो प्राचीन विचारधारा में वैज्ञानिक प्रबंध विचारधारा आती है, एक आती प्रशासनिक विचारधारा जो हेनरी फ्योल की है, और क्लासिकल या प्रबंध विचारधारा जो गुलिक, उर्वरिक, मुन्ने रेले की होगी। उसके बाद होगी नौकरशाही विचारधारा जो मैक्स वेबर की होगी। ये 4 विचारधाराएं हमें प्राचीन विचारधारा के संबंधित होंगी, जो लोक प्रशासन की विचारधाराएं हैं। उसके बाद मानव संबंध विचारधारा पढ़ेंगे एल्टन मियो की। तो अब हम स्टार्ट करते हैं प्रशासनिक प्रक्रिया विचारधारा जो हेनरी फ्योल की है। उसके बाद लूथर गुलिक की। एक ही वीडियो में पूरा करने की कोशिश करूंगी, चाहे बड़ा ही हो जाए, लेकिन एक में एक ही पॉइंट पूरा हो जाए। तो हेनरी फ्योल पूरा नाम है जूल्स हेनरी फ्योल।
जन्म इनका 29 जुलाई 1841 को इस्तांबुल और ओटोमन साम्राज्य में हुआ था। इनकी मृत्यु 19 नवंबर 1925 में 84 वर्ष की आयु में हुई थी। ये पेरिस फ्रांस में हुई थी, है ना। राष्ट्रीयता ये फ्रेंच की थी और इनकी जो भाषा जो बुक है ना ये फ्रेंच में ही लिखी थी पहले। कौन सी? जनरल इंडस्ट्रियल और मैनेजमेंट है ना वो। और ये खनन में इंजीनियर थे उस वक्त फ्रांस में। और प्रभावित ये थे F.W. टेलर से, हेनरी लुई चैटलियर से ये प्रभावित थे। हेनरी फ्योल की पुस्तकें कौन कौन सी हैं? तो जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, ये जो 1916 में आई थी, इसी के अंदर उन्होंने 14 सिद्धांत दिए थे प्रशासन के। यह पुस्तक पहले फ्रांस भाषा में, बाद में अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित की। इन्होंने इसमें प्रकाशन का उन्होंने कहा कि प्रशासन एक विज्ञान है। किन्होंने कहा था? हेनरी फ्योल ने कहा, जो लोक प्रशासन के निजी प्रशासन को बराबर 2 भागों में बांटती हैं। यानी कि जो ये बुक है ना ये इसको विज्ञान भी कहा। उन्होंने कहा निजी प्रशासन और लोक प्रशासन बराबर 2 भागों में इसको बांटती है। किसको? प्रशासन को। जनरल प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ये 1908 में आई थी, इनकी दूसरी पुस्तक थी। और तीसरी पुस्तक कौन सी थी? द इंडस्ट्रियल ऑफ द स्टेट, ये 1919 में आई थी। द एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी इन स्टेट, ये 1923 में। इनकी 4 बुक है, इनकी अच्छी तरह याद रखना क्योंकि ये NCERT में यही दी हुई है। मैंने अभी बताया आपको कि NCERT में 6 औद्योगिक क्रियाएं दी हुई हैं। हेनरी फ्योल ने औद्योगिक संस्थानों में 6 क्रियाएं प्रमुख माना है। कौन कौन सी हैं ये देख सकते हो, इसके अंदर दी हुई पूरी डिटेल से मैंने बताया है। पहले मैंने शॉर्ट में फिर डिटेल में भी बताया है। ये 6 क्रियाएं तकनीकी क्रियाएं, वाणिज्यिक क्रियाएं, वित्तीय क्रियाएं, सुरक्षा क्रियाएं, लेखांकन क्रियाएं और प्रबंधकीय क्रियाएं। ये 6 क्रियाएं होना जरूरी हैं औद्योगिक क्रिया में। तो तकनीकी क्रिया क्या क्या होती है ये देख सकते हो। उत्पादन, निर्माण और रूपांतर संबंधी जो भी तकनीकी क्रिया यानी कि वर्तमान में जो भी चलता है ना, उत्पादन कैसे किया जाए, उसका निर्माण कैसे किया जाए, फिर उसको जो परिवर्तन होता है ना, पहले जो उत्पादन होगा जैसे कि आटा होगा तो उसकी ब्रेड भी बनेगी, ब्रेड होगी तो बाजार, उसका रूपांतर हुआ ना, उसी तरह से इनका रूपांतर कैसे किया जाए। फिर है वाणिज्य क्रिया, क्रय विक्रय और विनिमय का समावेश होना है, होता है क्रय विक्रय और विनियम का समावेश होता है वाणिज्य क्रिया में। तीसरी क्रिया है वित्तीय क्रिया। इसके अंदर पूंजी का सर्वश्रेष्ठ उपयोग को वो सम्मिलित किया गया, यानी कि पूंजी का यानी कि पैसों का कैसे उपयोग किया जाए, वित्तीय क्रिया वो होती है। किस संगठन में लगाया जाए, कहाँ उसका उत्पादन में बढ़ोतरी होगी, जहाँ हम जैसे भी कोई औद्योगिक क्रिया लगाए या औद्योगिक संगठन या कंपनी की स्थापित न करें। सुरक्षा क्रियाएं, जान माल की सुरक्षा संबंधी क्रियाएं हम देख सकते हैं, जो जैसे कि कोई बीमा है, कोई पॉलिसी है, कोई LIC है, वो सुरक्षा क्रिया है। और लेखांकन क्रियाएं, इसमें हिसाब किताब रखने, लागत और नियंत्रण तथा आंकड़े एकत्रित करना। लेखांकन क्रिया, आंकड़े तो जरूरी है ना, हमारी जो भी कंपनी या कोई भी फैक्ट्री वगैरह चल रही है उसके आंकड़े हमें चाहिए, उसके हिसाब किताब भी रखेंगे तभी हमें पता चलेगा कि हमारा कितना प्रॉफिट हुआ, कितना नुकसान हुआ, इस मंथ में क्या हुआ, किस मंथ में कार्य अच्छा चला, किस मंथ में सेल यानी कि हमें जो लाभ हुआ वो कितना अच्छा हुआ, और किस में यानी कि मौसम के अनुसार भी हम देख सकते हैं उसे। तो ये जो 6 क्रिया है ना, इनके नाम याद रखना। कई बार इसको एग्जाम में ऐसे बस ABCD दे के पूछ दे सकते हैं कि औद्योगिक क्रिया कौन कौन सी थी जो हेनरी फ्योल ने प्रशासनिक इसके अंदर बताई थी विचारधारा में। तो तकनीकी क्रियाएं, वाणिज्यिक क्रियाएं, वित्तीय क्रिया, सुरक्षा क्रिया, लेखांकन क्रिया, 4 5 6 क्रिया होगी। 6 कौन सी है? प्रबंधकीय क्रिया लास्ट में। तो इसमें नियोजन, संगठन, आदेश, समन्वय और नियंत्रण, प्रबंध के तत्व आदि का समावेश होता है इसके अंदर। ये प्रबंधकीय क्रिया है और ये प्रबंध के तत्व है, सॉरी वो 5 क्रिया थी ना, क्रिया 6 हैं लेकिन प्रबंध के तत्व कितने हैं? 5 हैं। तो हेनरी फ्योल ने के अनुसार यह क्रिया प्रत्येक आकार के व्यवसाय में पाई जाती है। हाँ सही है, जो भी व्यवसाय होगा आपका, कोई भी कंपनी है, कोई भी फैक्ट्री है, चाहे दुकानदार, जो भी आप कर रहे हो, कई बार किसी भी बड़ी कंपनियां भी होती है, कोई संगठन भी होता है, उसके अंदर ये होनी बहुत ही अनिवार्य है क्योंकि इसके अंदर नियोजन नहीं होगा, संगठन नहीं होगा, आदेश की एकता नहीं होगी, समन्वय यानी कि सहयोग की भावना भी नहीं होगी, फिर उस पर नियंत्रण या नेतृत्व करने वाला नहीं होगा तो वो क्रियाएं विफल हो सकती है। तो हेनरी फ्योल के अनुसार ये क्रिया प्रत्येक आकार के व्यवसाय में व्यावहारिक क्षेत्र में प्रथम 5 क्रियाओं पर कार्य किया जाए, लेकिन हेनरी फ्योल ने विभिन्न प्रबंधकों और प्रशासकों की प्रबंधकीय क्रियाओं पर भी ध्यान आकर्षित करने की आवश्यकता जताई है। किन्होंने कहा था? हेनरी फ्योल ने आवश्यकता बताई थी। तो प्रबंध के 5 तत्व कौन से हैं? नियोजन, संगठन, आदेश, समन्वय और नियंत्रण। ये सब होना बहुत जरूरी है। नियोजन नहीं होगा तो हम कैसे करेंगे? हमारा संगठन को अच्छी तरह चलाने के लिए नियोजन की आवश्यकता होगी, आदेश की होगी। एक बड़ा सा कोई भी अगर होगा प्रिंसिपल, जैसे कि कोई स्कूल या कॉलेज को भी मान लें, तो उसके आदेश को मानना अच्छा रहेगा क्योंकि वो अगर कहेंगे वो सही हो जाएगा। अगर वो उसका कहना नहीं मानेंगे तो विफलता आ जाएगी हमारे संगठन में। तो हेनरी फ्योल ने प्रबंधीय क्रियाओं के तत्वों को 5 तत्वों यानी कार्यों में विभाजित किया था। किसने? 5 कार्यों में। तो हेनरी फ्योल ने प्रशासन को
से अधिक महत्वपूर्ण माना है। यानी कि हेनरी फेयोल ने प्रशासन है ना, प्रशासन को भी प्रबंध से अधिक महत्वपूर्ण माना, क्योंकि प्रशासन होगा तो वो ही तो प्रबंध करेगा हर चीज़ का, इसलिए उन्होंने प्रबंध को महत्व माना। ये शायद थ्योरी भी पूछ सकते हैं एग्जाम में कि हेनरी फेयोल ने किसको अधिक महत्वपूर्ण माना है, प्रशासन, प्रबंध, या प्रबंध क्रिया, या वाणिज्य क्रिया, या औद्योगिक क्रिया, ऐसे भी दे सकता है प्रश्न बना के। तो हम किसको मानेंगे, प्रशासन को महत्वपूर्ण माना था उन्होंने, किसने, हेनरी फेयोल ने। तत्वों की प्रशासन को के कार्य भी कहा है इसको, जो भी महत्वपूर्ण माना है इन्हीं तत्वों को प्रशासन के कार्य भी कहा है। ये सब जो कार्य है ना, ये प्रशासन के कार्य है, नियोजन आदि सभी। तो ये प्रबंध के नहीं, प्रशासन के, प्रशासन ही सब करेगा इसको व्यवस्था। हेनरी फेयोल के जो है ना सिद्धांत देखो, POCCC है ना, इसको पूरा डिटेल से मैंने कहा, नियोजन, संगठन, आदेश और समन्वय, कोऑर्डिनेशन, ये सब अब डिटेल से पूरा पढ़ाती हूँ मैं आपको। तो प्लानिंग, नियोजन को क्या कहते हैं, प्लानिंग, कार्य करने से पूर्व उसकी तैयारी करना नियोजन कहलाता है। क्या हम एग्ज़ाम देने चाहते हैं, हमारे जब जो भी एग्ज़ाम की जो न्यू वैकेंसी आती है तब उसका फॉर्म भरते हैं, हम फॉर्म भरते हैं तो क्या करेंगे, प्लानिंग करेंगे ना फॉर्म भरने के बाद, किसकी, परीक्षा की तैयारी के लिए, कि पर्सन कैसे आएगा, सिलेबस कौन सा पड़ेगा, बुक्स कौन लेंगे, कौन सी बुक से पर्सन ज़्यादा आते हैं, NCERT ज़्यादा पढ़े, RBSC ज़्यादा पढ़े, या कोई अथॉरिटी बुक जो पढ़े हमें, जिससे हमें पता चल जाए कि एग्जाम में पर्सन वहीं से आता है। तो ये क्या होगा, नियोजन ही होगा, हमारी प्लानिंग होगी ना पहले तो, कार्य करने से पूर्व उसकी तैयारी करना, यानी कि परीक्षा से पहले उसकी तैयारी करना। इसके अंतर्गत भविष्य के बारे में पूर्वानुमान लगाना, कार्य की योजना तैयार करना, कार्य की योजना उद्यमों के साथ साधन, कार्य, प्रकृति, व्यवसाय आदि सभी प्रवृत्तियों पर निर्भर करती है। ये सब तो होना जरूरी होगा, योजना भी बनाएंगे हम, उसके उद्यम के साधनों में साधन यानी कि हम बुक्स भी लेंगे, क्या क्या नहीं करेंगे, ये सब हुआ ना। तो कार्य की ये सब उस पर निर्भर करता है, प्रकृति और व्यवसाय की भावी ही प्रवृत्तियाँ होती है। हेनरी फेयोल ने आगे देखना को नियोजन का महत्वपूर्ण माना, यानी कि आगे की सोचना, कि आगे अब हम तो फॉर्मूले तो हमने भर लिया है, अब हम तैयारी कैसे करेंगे, हमारी जो योजना क्या होगी, हम कौन से साधन अपनाएंगे, ये सब क्या है, आगे देखना, आगे की तैयारी करना। यानी कि हेनरी फेयोल ने इसे आगे देखना कहा, किसको, नियोजन को कहा था, क्योंकि ये NCERT में लिखा हुआ है इसलिए मैंने यहाँ लिखा है। संगठन, ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, इसमें समस्त उपयोगी और आवश्यक वस्तुएं जैसे कच्चा माल, औजार, पूंजी और कर्मचारी आदि उपलब्ध कराना होता है। संगठन होगा तो उसके अंदर सब करवाना ही होगा। संगठन के भागों, 2 भागों में बांटा है, भौतिक संगठन, मानवीय संगठन। अब भौतिक संगठन और मानवीय हेनरी फेयोल ने मानवीय संगठन को ही प्रबंध का तत्व माना है। मानवीय संगठन होगा तभी तो प्रबंध होगा, भौतिक संगठन से कौन सा संगठन बन सकता है। भौतिक जो होता है ना, भौतिक संगठन आप प्रकृति से मान सकते हैं, जो जैसे कि पर्वत, पठार, जो भी प्रकृति से निर्मित वस्तुएं, चीज़ें हैं जो, तो वहाँ से हमें कोई प्रबंध नहीं हो सकती। प्रबंध हमेशा व्यक्ति ही करते हैं, हर चीज़ का जो नियोजन होता है, प्रबंध होता है, मानवीय संगठन ही करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट परीक्षा में है कि हेनरी फेयोल ने मानवीय संगठन को ही प्रबंध का तत्व माना है। भौतिक संगठन, यानी संगठन के 2 भाग हैं, लेकिन संगठन को माना किसको महत्वपूर्ण है, मानवीय संगठन को। ये सब NCERT में दिया हुआ है। मैं तो आपको एक सलाह दूंगी, अगर आप RS मेन का दे रहे हो, चाहे स्कूल व्याख्याता, असिस्टेंट प्रोफेसर, आप अगर NCERT नहीं पढ़ते ना तो आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। NCERT में इतना डीपली और इतना इंपॉर्टेंट तथ्य दिए हुए हैं कि आपको समझने में थोड़ी सी मुश्किल होगी, लेकिन प्रश्न वहीं से आएगा और कहीं से बाहर नहीं आएगा। NCERT के बाहर एक भी नहीं जाता है। ये 5 नंबर का प्रश्न भी आ सकता है कि नियोजन या संगठन या औद्योगिक के तत्व, 5 तत्व कौन कौन से हैं, इस तरह भी आ सकता है। तो इसका पूरा डिटेल से कितना अच्छा दिया हुआ है। संगठन को महत्वपूर्ण कौन सा संगठन माना था हेनरी फेयोल ने, तो मानवीय संगठन माना था, ऐसे भी देख सकते हो। आगे की देखना कौन सा जो संगठन या नियोजन है, तो नियोजन को उन्होंने कहा था आगे देखना। ऐसे डिटेल से देंगे और समझने के बाद हमें आराम से समझ में आ जाएगी। आदेश यानी कमांड कहते हैं उसे। तो अर्थ है कर्मचारियों द्वारा किए जाने वाले कार्यों को व्यवस्था से लिया गया एक आदेश। प्रत्येक प्रबंध का उद्देश्य अपने कर्मचारियों के प्रयासों का अधिकतम उपयोग करना। प्रबंध को अपने संगठन में कार्यरत कर्मचारियों की एकता, शक्ति और प्रेरणा को बनाए रखने और उसे संगठन के प्रति विश्वास बनाए रखने का प्रयास ही करना चाहिए। यानी कि किसको प्रयास करना चाहिए, प्रबंधक को। प्रबंधक अलग होता है, प्रबंधक कौन होता है, कंपनी का मालिक होगा, और प्रबंधक वही होंगे जो इसको चला रहे हैं। तो उसको समन्वय यानी कि सबको एक साथ लेके चलने की नेतृत्व क्षमता होनी चाहिए, तभी तो वो एकदम सफलतापूर्वक कार्य करेगा। आदेश की कला प्रबंध के व्यक्तियों और व गुणों को प्रबंध के सामान्य सिद्धांतों के ज्ञान पर निर्भर करता है। प्रशासकों को कर्मचारियों की संपूर्ण जानकारी रखनी चाहिए।
प्रशासक और प्रबंधक दो अलग अलग होते हैं। तो दो प्रशासक होता है ना, उसको कर्मचारियों या प्रबंधक और प्रशासन एक ही होता है, सॉरी। लेकिन जो कर्मचारी होते हैं ना, उसकी संपूर्ण जानकारी उनको रखनी चाहिए, चाहे कोई प्रबंध करता है, चाहे कोई बड़ा प्रशासक अधिकारी है। प्रबंधकर्ता प्रशासक अधिकारी को कहते हैं, जो बड़ा व्यक्ति होगा, जो निम्न अधिकारियों को हैंडल कर रहा है, उसको सलाह दे रहा है, उसको कार्य सौंप रहा है, कार्यों का विभाजन कर रहा है, उसको अंदर जो भी समन्वय एकता कर रहा है, तो वो सब कौन होगा? वही होगा। तो उसको कर्मचारियों की संपूर्ण जानकारी, यानी कि उसकी सैलरी है, उसकी जो शारीरिक स्थिति है, उसकी पारिवारिक स्थिति है, उस सब का उसको पता होना चाहिए। और उसकी योग्यता, उसकी जो भी इसके पास योग्यता के अनुसार जो कार्य करने की क्षमता है, उन सब का पता होना चाहिए। क्योंकि कार्य क्षमता के अनुसार ही अगर हम उसको कार्य देंगे ना, तो वो कार्य है ना, वो आसानी से और सफलतापूर्व हो जाता है। तो समन्वय है ना, अब ये तो हो गया पूरा आदेश। हमने पढ़ा नियोजन, संगठन और आदेश। अब पढ़ेंगे समन्वय। समन्वय यानी कोऑर्डिनेशन। ऐसे यानी हेनरी फेयल ने इसे प्रबंध का हृदय कहा है। किसको? समन्वय को क्या कहा है? प्रबंध का हृदय कहा है। ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। तो प्रबंध का हृदय कहा है। संगठन की विभिन्न क्रियाओं में इस प्रकार के तालमेल बैठाना ही कार्य बिना किसी बाह्य दबाव या बाह्य सुगमतापूर्ण चलता रहे समन्वय कहलाता है। यानी कि संगठन में जितनी भी क्रिया होती हैं, उस प्रकार के तालमेल बैठाना कि कार्य बिना किसी बाह्य दबाव या बाह्य, जैसे कि असफल कुछ तत्व होते हैं, तो से सुगमतापूर्ण चलता रहे, समन्वय कहलाता है। फेयल ने समन्वय के लिए दो उपाय बताए। एक तो बताया उन्हें विभागाध्यक्षों की साप्ताहिक सभाएं और संपर्क अधिकारियों की नियुक्ति। दूसरा इन्होंने बताया था नियंत्रण, अरे सॉरी, एक बताया ये विभागाध्यक्षों की साप्ताहिक सभाएं, यानी जो भी विभाग होगा उसका अध्यक्ष होगा ना, उसको हर एक सप्ताह में एक सभा करनी चाहिए और उन सब की जानकारी लेनी चाहिए कि किसने कितना कार्य किया, किसने क्या कार्य किया, हमारा उद्देश्य पूरा हुआ और नहीं हुआ, किसको क्या उत्तरदायित्व दिया गया है और किसको क्या अधिकार है, सब पूरी डिटेल लेनी चाहिए। कौन आया है, कौन नहीं आया है, कितने दिनों से एब्सेंट है, ऐसी उनको सभाएं करनी चाहिए। संपर्क अधिकारियों की नियुक्ति। संपर्क अधिकारी वो होते हैं जो उन सब की डिटेल ला के उनको दें, तो उनकी भी नियुक्ति उनको करनी चाहिए, तभी आपका संगठन है ना, वो महत्वपूर्ण और सफलतापूर्वक कार्य कर सकता है। अब है नियंत्रण, पांचवा, जो कंट्रोल। नियंत्रण का अर्थ है इस बात से है कि मूल्यांकन करने से। नियंत्रण का क्या अर्थ है? कि मूल्यांकन करने से संगठन के संपूर्ण कार्य स्वीकृत की गई योजनाओं से दिए गए हो आदेश तथा निर्धारित नियमों के अनुसार हो। जितने भी संगठन के कार्य हैं वो संपूर्ण कार्य स्वीकृति की गई हो और योजनाओं से दिए गए हो, पूर्ण संपूर्ण योजनागत तरीके से। तो नियंत्रण का उद्देश्य कार्य की दुर्बलता व त्रुटियों को सामने लाने से है। नियंत्रण यानी कि जो भी कार्य के अंदर जो त्रुटियां हैं, जिसके अंदर जो उद्देश्य के कार्य दुर्बलता है, किस वजह से का संगठन यानी कि सही नहीं चल रहा है, कुछ हमें बाधाएं आ रही तो किस वजह से आ रही हैं, जिससे समय रहते ही सुधार किया जा सके, भविष्य में उसकी पुनरावृत्ति रोकी जा सके, ये उसे कहते हैं नियंत्रण। नियंत्रण का क्षेत्र विस्तृत है, इसमें प्रत्येक वस्तु, व्यक्ति और क्रिया को शामिल किया गया है। नियंत्रण सब पे करना पड़ेगा आपको, वस्तु पे भी, जो व्यक्ति कार्य कर रहे हैं उस पे भी, और क्रिया क्या क्या हो रही है उस पर भी नियंत्रण का पूरी जानकारी होनी चाहिए। नियंत्रण संबंधी कार्य उचित समय पर किए जाने चाहिए। जो भी नियंत्रण करना है ना, वो उचित समय पर किए जाने चाहिए। द्वितीय, नियंत्रण उचित दंड व्यवस्था के आधार पर हो किया जाना चाहिए। नियंत्रण करें ना, उचित दंड देना चाहिए, ज़्यादा ना अधिक दंड देना चाहिए, ना कम, यानी कि उसकी सैलरी में भी इतना भी कटाव नहीं करना चाहिए कि वो दूसरे दिन से वो अपने कार्य पर भी ना आए, या उसको शर्मिंदगी हो, उनकी जो भावनाओं को ठेस पहुँचे, उसको कार्य लगे, ऐसा भी दंड नहीं देना चाहिए। यानी कि सामान्य उनको नियंत्रण, नेतृत्व अगर आपको करना है तो आपको सामान्यकरण, समन्वय या सहयोग लेके ही चलना पड़ेगा। अगर कोई कार्य नहीं कर रहा है सही ढंग से तो उसको चेतावनी देनी चाहिए, न कि उस पर एक साथ ही उस पर सारा दबाव डाल दिया जाए या उसको संगठन से निकाल भी दिया जाए, ऐसा भी दंड उनको नहीं देना चाहिए। नियंत्रण संबंधी कार्य उचित समय पर ही किए जाने चाहिए, एक दो बार उसको मौका भी देना चाहिए, और उसका समय नहीं सुधरे तो फिर उस पर ये सब दंड की व्यवस्था की जानी चाहिए, अचानक उस पर नहीं की जानी चाहिए। फिर 1916 में जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट पुस्तक थी ना उनकी, पहले फ्रांस में थी, फिर अंग्रेजी में उन्होंने उसको लिखी थी। तो पर उनके अंदर हेनरी फेयल के 14 सिद्धांत दिए हुए हैं। 14 में से कार्य का विभाजन सिद्धांत ये पहला है। मैंने कहा 3 सिद्धांतों के मैंने नोट्स एनसीईआरटी से बना दिए, बाकी नहीं बने तो मैं आपको एनसीईआरटी से ही पढ़ाऊंगी। तो अभी स्टार्ट करते हैं। कार्य का विभाजन पहला जो है ना, ये कौन सा है? सिद्धांत है। संपूर्ण कार्यों को कुछ भागों में कार्य से बांट कर प्रत्येक भाग के कार्यों को पृथक पृथक व्यक्ति को दिए जाए, और कार्य विभाजन है ना, इसका उद्देश्य व्यक्ति
कार्य विभाजन है, इसका उद्देश्य अधिक व श्रेष्ठ कार्य करना है। कार्य विभाजन विशिष्टीकरण एवं प्रमाणिकी की प्रक्रिया है। अगर आप हमें प्रमाणिक कार्य करवाना है, कार्य विभाजन अच्छा करना है, विशिष्टीकरण यानी कि अच्छे से सफल हो सके कार्य का, तो ऐसा कार्य विभाजन करना, न कि हम कार्य विभाजन करें और एक तरफ से अच्छा हो जाए, एक तरफ से खराब ही हो जाए। तो उसकी योग्यता और उसकी क्षमता के अनुसार ही उसको कार्य देना चाहिए, उस चीज़ का वो सदुपयोग कर सके। प्रत्येक जिसके कर्मचारियों को सीमित कार्य सौंपकर उसकी योग्यता का सदुपयोग किया जा सके तथा संगठन के उत्पादन में वृद्धि की जा सके। जैसे कि जहाँ कार्य हो रहा है हमारे यहाँ, जैसे कि हम परिवार में ही समझे, या हमारे शादी ब्याह में भी समझ सकते हैं कि जो भी हमारा कार्य होता है, देखो हलवाई वाला अलग कार्य करता है, टेंट वाला अलग कार्य करता है, शादी बारातियों को रोकना, बारातियों की व्यवस्था करना, सबको अलग अलग कार्य सौंपना होता है। जिससे क्या है, शादी का जो समारोह होता है वो आसानी से सफलतापूर्वक सफल हो सके। तो इसी तरह से उसकी योग्यता के अनुसार ही हम उसको कार्य देंगे, जिससे क्या होगा कि हमारे जो हम कार्य योजना, जो भी कार्य हमने बनाया है वो सफलतापूर्वक सफल हो सके। लेकिन जब हम किसी कंपनी या फैक्ट्री में जाएंगे तो उसको भी उसकी कार्य योजना या उसकी योग्यता के अनुसार उसको कार्य दिया जाएगा, तो हमारे उत्पादन में भी वृद्धि होगी। और प्रबंध की जो कुशलता की कुंजी है ना, वही है, और प्रबंध की कुशलता में कुंजी है, और वृद्धि होगी, उत्पादन में भी वृद्धि की जा सकी। संगठन का भी जो भी कार्य उत्पादन होगा उसके अंदर वृद्धि की जा सकी। अगर उत्पादन ज़्यादा होगा तो हमारी जो भी हमारा माल वगैरह होगा उसकी क्वालिटी भी अच्छी होगी, बाजार में भी अच्छी योग्यता से जा सकेगा। ये टेलर के सिद्धांत से ही कहीं मिलता जुलता ही समझ लिया हम। प्रत्येक मानव समाज में जहाँ व्यक्ति समूह में कार्य करता है, चाहे वो कारखाना में हो, चाहे घर हो, सरकारी कार्यालय हो, कार्य विभाजन ही प्रबंधकीय कुशलता की कुंजी है। बस इतना ही इंपॉर्टेंट याद रखना, जहाँ भी हो कार्य विभाजन का होना बहुत जरूरी है। चाहे आप परिवार में है ना, वहाँ भी कार्य विभाजन होगा। किसी बड़ा होता है वो मुखिया होता है, उससे छोटा होता है वो भी उसको आदेश देता है, तो वो कभी उसके सामने नहीं बोलता, कहता है यहाँ इन्होंने काम कह दिया तो आपको पूरा करना ही है। सबके अलग अलग कार्य होते हैं, और कोई कंपनी चलाता है, कोई नौकरी करता है, कोई जॉब करता है, यानी कि अलग अलग कार्य करके भी प्रबंध हो सकता है परिवार का। और फिर हेनरी फेयोल ने इस सिद्धांत को प्रबंधकीय और तकनीकी सभी कार्यों में लागू करने का प्रस्ताव दिया था इन्होंने। तो प्रबंधकीय और तकनीकीय यानी कि इंजीनियरिंग सब जगह ये लागू हो सकता है। कौन सा सिद्धांत? कार्य विभाजन का सिद्धांत। अधिकार एवं उत्तरदायित्व। हेनरी फेयोल के अनुसार सत्ता आदेश देने का अधिकार है तथा उसे पालन करवाने की शक्ति है। कौन? प्रशासन। सत्ता है ना, आदेश देने का अधिकार है, इन्होंने कहा था अधिकार एवं उत्तरदायित्व। तो सत्ता आदेश देने का अधिकार है तथा उसे पालन करवाने की शक्ति है। किसको कहा उन्होंने? सत्ता को कहा था। और सत्ता तथा उत्तरदायित्व में घनिष्ठ संबंध है, वे एक दूसरे के पूरक है, सत्ता और उत्तरदायित्व। तो सत्ता उत्तरदायित्व, वस्तुतः सत्ता किसी उत्तरदायित्व को पूरा करने का ही माध्यम है। सत्ता है ना, कोई भी उत्तरदायित्व, जब हम देखते हैं राजस्थान में सरकार आई है, जो भी सरकार आई है, तो हम सत्ता है, सत्ता या उत्तरदायित्व, उनका उत्तरदायित्व किसका होगा? सरकार का। हम सरकार को चुनते हैं, तो सरकार का क्या उत्तरदायित्व होगा? यहाँ के हमने कौन से मुद्दों पे उनको लाया है, हमारे कौन से मुद्दे हैं, हमारी कौन सी समस्या है, उसके लिए हमने उसको सरकार का चुनाव किया है। अब सरकार हमारे उत्तरदायित्व, जो भी हमारी समस्या है उसका समाधान करेगी। जिस तरह से जैसे नई वैकेंसी उसे लाना और पूरा करवाना। नई वैकेंसी कौन लाएगी? सरकार लाएगी। पूरा कौन करवाएगा? उसका प्रबंध किया या वो प्रशासन है, वही पूरा करवाएगा। अगर उसके अंदर कोई समस्या आई तो उसका भी निवारण कौन करेगा? प्रशासन ही करेगा। तो इस तरह से उनका उत्तरदायित्व भी उन्हीं का है। सत्ता किसी उत्तरदायित्व को पूरा करने का ही माध्यम है। हम जब देते कोई नई वैकेंसी लानी नहीं लानी उसका, और हमारी समस्याओं का समाधान करना, जैसे पेपर जो लीक हो रहा है तो उनको समाप्त करना ही किसका उत्तरदायित्व है? ये भी प्रशासन का ही उत्तरदायित्व है। नई सरकार आएगी उसका उत्तरदायित्व है कि कहीं और लीक न हो जाए, उसकी जांच करवाना। एसआईटी की जो जांच हुई है तो वो सब जांच किसके अंतर्गत आएगा? प्रशासन के अंतर्गत आएगा। प्रशासन किसके अंतर्गत आएगा? सत्ता, जो सरकार है वर्तमान में। सत्ता कौन सी है? जो भी सरकार है, हमारे प्रधान मुख्यमंत्री वगैरह होगी, वो सत्ता हो गई। प्रशासन कौन होगा? जो उत्तरदायित्व को लागू करता है, उसको उत्तरदायित्व को निभाता है, उसको पूरा करता है सफलतापूर्वक, न किसी समस्या या भ्रष्टाचार से। ऐसा उसके ये है अधिकार और उत्तरदायित्व का सिद्धांत। अब जो सिद्धांत है वो अनुशासन है। तीसरा सिद्धांत है किसका? है हेनरी फेयोल का। 14 सिद्धांत दिए थे उन्होंने। अनुशासन के बिना उद्यम खुशहाल नहीं हो सकता, यानी कि संगठन से खुशहाल नहीं हो सकता। फेयोल, समझौते में आस्था प्रकट करना, जिससे आज्ञाओं का पालन हो सके, और व्यक्ति अपनी योग्यताओं के एवं क्षमता के अनुसार कार्य कर सके। ये सब क्या? अनुशासन है। एक अच्छे अनुशासन हेतु एक अच्छे नेतृत्व की आवश्यकता होती है। वह संगठन का कर्मचारियों के आपसी संबंध प्रदर्शित करती है।
हाँ, एक अच्छा जो भी अनुशासन होगा, जो भी संगठन होगा, जो भी फैक्ट्री होगी जो अच्छी चल रही है, तो ये समझना वहाँ के जो प्रबंधक हैं उसका नेतृत्व तो बहुत अच्छा है, क्योंकि सब कुछ कार्य है ना वो नेतृत्व पे ही चलता है। आपका नेतृत्व अगर अच्छा है, आप प्रबंधक और कर्मचारियों के बीच में आपका तालमेल अच्छा है, तो आपका जो कंपनी है संगठन है वो अच्छा कार्य करेगी। तो नेतृत्व करना परिवार में ही तो क्या होता है, अगर कहते हैं कि उसके परिवार का नेतृत्व अच्छा नहीं, इसलिए उसके परिवार के सदस्य है ना बार बार लड़ते झगड़ते रहते हैं, उसके परिवार का वातावरण ही ऐसा है, क्योंकि नेतृत्व की कमी होती है। उस तरह से एक अच्छे अनुशासन हेतु एक अच्छे नेतृत्व की आवश्यकता होती है। वह संगठन व कर्मचारियों के आपसी संबंध प्रदर्शित करती है, जिस तरह परिवार में होता है। हेनरी फेयोल ने संगठन में अनुशासन प्रबंधकों हेतु 3 उपाय बताए। अब ये उपाय मैंने लिखे नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी बुक में जो है वही पढ़ाऊंगी, क्योंकि ये वीडियो मुझसे टाइम नहीं मिला, पूरे नोट्स हो नहीं सके। लेकिन यहाँ तक जो नोट्स बनाए ना मैंने सारे एनसीईआरटी से और कलाम नोट्स से ही हैं। कलाम बुक में भी इतना नहीं है जितना एनसीईआरटी में इतना डीपली दिया हुआ है। अगर मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो वहाँ मैंने आपको कल प्रशासनिक सुधार, प्रथम प्रशासनिक सुधार, सेकंड प्रशासनिक सुधार, जो सेकंड ग्रेड का लास्ट यूनिट है सेकंड लोक प्रशासन की, उसके अंदर मैंने पूरी डिटेल से एनसीईआरटी का पूरा लेसन वहाँ लेके पीडीएफ शेयर कर ली है। वहाँ से आप नोट्स बना सकते हो और आप अपनी थ्योरी भी कंप्लीट कर सकते हो और देख भी सकते हो। तो अब मैं एनसीईआरटी बुक से पढ़ाती हूँ आपको। फेयोल का जो प्रबंध के सिद्धांत है ये देख सकते हो। तो मैंने कहाँ तक आपको पढ़ाया है, यहाँ बता दिया। कार्य विभाजन ये बता दिया मैंने आपको पूरा। अब कार्य विभाजन के बाद हमने ये अधिकार उत्तरदायित्व ये भी बता दिया। लेकिन अधिकार उत्तरदायित्व की एक परिभाषा है ना, मैंने लिखा ही आपको बताई भी वहाँ भी और यहाँ भी बता दूँ कि सत्ता आदेश देने का अधिकार है, उसे पालन करवाने की शक्ति है। ये याद रखना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ये देखो इसके अंदर लिखी हुई है ना। फिर अनुशासन हमने पढ़ा लिया आपको पूरा का पूरा। एक अनुशासन हेतु सफल नेतृत्व की आवश्यकता होती है। फेयोल ने संगठन में अनुशासन बनाए रखने के लिए प्रबंधकों के 3 उपाय बताए। मैंने कहा ना 3 उपाय बताए, तो अब 3 उपाय बता दूँ, फिर देखती हूँ वीडियो कितना बड़ा हो जाए, नहीं तो नेक्स्ट एक और पार्ट बना लूँगी जिससे मैं ये पूरा टॉपिक पूरा हो जाएगा। तो संगठन के सभी स्तरों पर अच्छे पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की जाए। अच्छे पर्यवेक्षकों की जो निरीक्षण करता है। संगठन के समझौते स्पष्ट और उचित होने चाहिए, जिससे उनको पता चल सके कि इस समझौते में उनको क्या कार्य करना है, उनकी क्या योजना बनानी है, उनको क्या नियोजन करना है, क्या नेतृत्व होना चाहिए। तो इसे स्पष्टता कहते हैं। दंड विद्वान को दृढ़तापूर्वक और विवेक के साथ पूर्ण लागू करवाने का प्रावधान होना चाहिए। दंड विद्वान को है ना दृढ़तापूर्वक और विवेक के साथ लागू करने का प्रावधान होना चाहिए। विवेक के साथ इस तरह से यानी कि ना अधिक ना कम। अगर उनका एक बार मौका दिया जाए, दूसरी बार दिया जाए, तीसरी बार भी वो ऐसा कर रहा है तो उनको दंड है ना वो दंड दिया जाना चाहिए, तो वो भी दृढ़तापूर्ण दिया जाना चाहिए स्पष्ट रूप से। यानी कि फिर है चौथा है ना आदेश की एकता है। तो अब आदेश की एकता, निर्देश की एकता, 5वां शिक्षा है व्यक्तिगत हित की तुलना में सामान्य हित को महत्व। और फिर पारिश्रमिक, फिर केंद्रीयकरण, अभी ये तो बहुत बड़ा है। फिर गैंग पलक का सिद्धांत भी है इनका, स्केलर से जो श्रृंखला है उसे कहते हैं। और उसके बाद हम देखेंगे गैंग पलक के बाद कौन सा है, व्यवस्था ऑर्डर। उसके बाद कौन सा है, उसके बाद है समाता यानी कि इक्वलिटी और इक्विटी। और उसके बाद कार्मिकों के कार्यालय का स्थायित्व 12वां। 13वां है पहल और 14वां है सहयोग की भावना। अभी 14 सिद्धांत रहे, अभी तो हमने तो 4 ही पढ़े, तो बहुत बड़ा हो जाएगा वीडियो। तो मैं नेक्स्ट पार्ट में सारा बता दूंगी, क्योंकि यहाँ तो देखो प्रबंधकों के गुण भी हमें पढ़ने पड़ेंगे। फिर इनकी आलोचना क्या हुई हेनरी फेयोल की वो भी पढ़ेंगे। उसके बाद हेनरी फेयोल का मूल्यांकन भी पढ़ना पड़ेगा। तो अभी इतना पूरा नहीं हो सकता आधे घंटे में, 10-15 मिनट में। फिर है ना उसके देखो ये निष्कर्ष क्या है उसके हेनरी फेयोल का, लोक प्रशासन के क्षेत्र नहीं बल्कि ये सब पूरा क्षेत्र उनका ये भी देखना पड़ेगा। फिर महत्वपूर्ण बिंदु कौन से हैं, फिर उनके जो ये पाठ के अंत में दिए हुए हैं बिंदु, और फिर इनके प्रश्न उत्तर भी हैं। 12-13 बिंदु है ना। ये 13 बिंदु इतने इंपॉर्टेंट हैं कि परीक्षा में प्रश्न यहाँ तक तो मुझे पता है कि यहाँ से प्रश्न आते हैं महत्वपूर्ण बिंदु हमें से, या इसी में से आएंगे जो अब शब्द दिए हुए है ना, ये वैज्ञानिक प्रबंध विचारधारा प्रयोग किसने किया, ये सब। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको पूरा का पूरा वीडियो कोशिश करूंगी चाहे आधे घंटे का हो जाए, लेकिन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही आपको पूरा वीडियो मिल जाएगा। और ये प्रशासन हेनरी फेयोल का पूरा सिद्धांत हो जाएगा। फिर हम स्टार्ट करेंगे लूथर गुलिक का सिद्धांत है, जो भी कौन सा है क्लासिकल प्रबंध सिद्धांत। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट वीडियो में।